अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पॉलिटिकल साइंस के वेस्टर्न फिलोसोफर्स की सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है। तमाम लेक्चर्स में हम तमाम फिलोसोफर्स की पॉलिटिकल थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। तमाम थ्योरीज़ का कंटेक्स्ट देखेंगे कि हर थ्योरी उनकी किस बेस पर थी, कौन सा बैकग्राउंड था उस थ्योरी का जिसकी वजह से वो थ्योरी प्रपोज की गई फ्रॉम द रेलेवेंट थिंकर। उसके बाद हम उन पर क्रिटिसिज्म देखेंगे, उनका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे एंड देन हम करंट वर्ल्ड में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखेंगे कि उनकी थ्योरीज की कोई एप्लीकेशन है भी या नहीं अभी करंट वर्ल्ड में। तो उसके लिए हम फर्स्ट जिनको डिस्कस करेंगे वो है प्लेटो। आपको फर्स्ट अपने पेपर में हमेशा थोड़ा बहुत बायोग्राफी के बारे में बताना होगा थिंकर की, देन कंटेक्स्ट बताना होगा, ओवरऑल कंटेक्स्ट। एक ओवरऑल कंटेक्स्ट होता है और एक हर थ्योरी का कंटेक्स्ट होता है। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट जो है वो तमाम थ्योरीज के रेलेवेंट होता है। तो जैसे अगर हम देखें प्लेटो के लिए, तो प्लेटो के कंटेक्स्ट, प्लेटो ने जो उस टाइम पे थ्योरीज प्रेजेंट की, प्लेटो वाज स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस, तो ही बिलोंग टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। उनका ताल्लुक एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से था एंड दे वांटेड हिम टू पार्टिसिपेट इन मिलिट्री बिकॉज एट दैट टाइम एथेंस जो है वो वार उनकी जो हो रही थी, पेलोपोनेशियन वार जो हुई थी एथेंस और स्पार्टा के दरमियान में बेसिकली। बाकी उनके एलाइज तो थे ही दोनों सिटी स्टेट्स के। ये सिटी स्टेट्स कहाँ थी? ग्रीक इटली में मौजूद थी ये सिटी स्टेट्स, और इनके दरमियान जो है वो वार हो रही थी कुछ रीजंस की बिना बेस पर। तो उसको हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है पेलोपोनेशियन वार। हमें जस्ट इनकी थ्योरीज को इंपॉर्टेंस देना है, लेकिन ये कंटेक्स्ट था जिसकी बेस पर ये थ्योरीज प्रेजेंट की गई। तो पेलोपोनेशियन वार में एथेंस स्टार्टिंग में जीत रहे थे और स्पार्टा जो है वो लॉस कर रहे थे उस वार को। तो उस टाइम पे मिलिट्री मैन और सोल्जर वाला जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे था कि हर कोई चाहता था कि उनका जो है फैमिली में सोल्जर्स हों या मिलिट्री मैन हों। तो पहले तो यही सोचा गया कि प्लेटो जो है वो क्या करेंगे, मिलिट्री मैन बनेंगे। लेकिन पेलोपोनेशियन वार में एथेंस की शिकस्त के बाद, एथेंस के हारने के बाद और अपने टीचर सोक्रेटिस की एग्जीक्यूशन के बाद, सोक्रेटिस वाज अगेंस्ट डेमोक्रेसी और एथेंस में क्या थी? डेमोक्रेसी थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इसी वजह से सोक्रेटिस को डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होने की वजह से तब की गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट कर दिया और इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया किसको? प्लेटो को। प्लेटो पे बहुत ज़्यादा गहरा असर हुआ अपने टीचर की एग्जीक्यूशन का। तो सोक्रेटिस ने एज सच कोई पब्लिकेशंस नहीं की थी, उन्होंने जस्ट अपने डायलैक्टिक और डायलॉग मेथड से जस्ट लोगों से अपनी फिलॉसफी लोगों तक पहुंचाई थी। तो उन्होंने क्या किया ये सब कुछ, लेकिन प्लेटो न्यू अबाउट ऑल दैट, तो ही लेफ्ट एथेंस टू ट्रैवल इन यूरोप एंड इजिप्ट। तो और ज़्यादा स्टडी करने के लिए चीज़ों को वो यूरोप और इजिप्ट की तरफ गए और वहाँ बहुत ज़्यादा स्टडी किया उन्होंने। फिर उसके बाद जब वहाँ से वापस आए आफ्टर रिटर्निंग, तो ही फाउंडेड अ यूनिवर्सिटी, द अकेडमी, अराउंड 387 BC। तो उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एमसीक्यू के लिए, कि जो उन्होंने इनका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था प्लेटो का वो क्या था? द अकेडमी। एंड ही वॉज द फादर ऑफ पोलिटिकल फिलोसफी। ही वॉज द फर्स्ट फिलोसफर जिन्होंने ये कहा कि पॉलिटिक्स इज नॉट सेपरेट टू फिलोसफी, कि फिलोसफी थिंकिंग जो है वो पॉलिटिक्स की फाउंडेशन है, कि विदाउट थिंकिंग पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, किसी भी स्टेट को रन नहीं किया जा सकता। तो ही कनेक्टेड द पॉलिटिक्स एंड फिलोसफिकल थिंकिंग को उन्होंने पॉलिटिक्स से क्या किया? लिंक किया। और फिर इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज दी, जैसे थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग। तो ये सब थ्योरीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट एंड थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग्स आर रियली कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इन्हीं में से बाकी थ्योरीज निकलेंगी जिस तरह से भी होंगी नेक्स्ट। तो फर्स्ट जो थ्योरी उन्होंने प्रेजेंट की वो थी थ्योरी ऑफ जस्टिस, बिकॉज ही वांटेड टू एस्टैब्लिश एन आइडियल स्टेट। और उस आइडियल स्टेट के लिए उन्होंने कहा कि उसकी फाउंडेशन क्या होगी? जस्टिस। और किस तरह से उन्होंने फिर अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को एक्सप्लेन किया, हम उसको नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज थ्योरी ऑफ जस्टिस। रिपब्लिक जो मोस्ट फेमस बुक है प्लेटो की, उसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस को एक्सप्लेन किया। ही वॉज फर्स्ट पर्सन टू गिव एन एलैबोरेट थ्योरी ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिक्स। पहले वो फिलोसोफर थे जिन्होंने स्टेट और पॉलिटिक्स के बारे में कंप्लीट थ्योरीज दी। उनका वो क्या चाहते थे? ही वांटेड टू एस्टैब्लिश एन आइडियल स्टेट एंड गिव थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। वो चाहते थे कि एक आइडियल स्टेट एस्टैब्लिश करें जिसमें उनके रूल्स एप्लीकेबल हों जो उन्होंने बनाए हैं, जो प्लेटो ने बनाए हैं। तो उसके लिए उन्होंने थ्योरी दी जिसको आइडियल स्टेट कहते हैं। जिससे पहले ही आपको बताया कि एथेंस वाज डेमोक्रेसी एंड स्पार्टा वाज डिक्टेटरशिप। तो प्लेटो वाज अगेंस्ट डेमोक्रेसी बिकॉज इसी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होने की वजह से सोक्रेटिस को क्या कर दिया गया? एग्जीक्यूट कर दिया गया, जिसने उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था इस चीज़ का प्लेटो पर। तो उन्होंने कहा कि जस्टिस इज फाउंडेशन ऑफ आइडियल स्टेट।
प्लेटो ने कहा कि ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं एक आइडियल स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। तो आइडियल स्टेट के लिए क्या है, जस्टिस फाउंडेशन है आइडियल स्टेट की। मतलब अगर कोई आइडियल स्टेट है तो वो किस बेस पे होगी, जस्टिस की बेस पे। अब जस्टिस क्या है, व्हाट इज जस्टिस, ये क्वेश्चन बनता है। तो उसके लिए प्लेटो ने कहा कि अगर किसी सोसाइटी में मौजूद लोग अपना रोल एक अपनी इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग प्ले करेंगे तो उस सोसाइटी, वो सोसाइटी जो है वो क्या होगी, एक जस्ट सोसाइटी होगी, और उसको हम कहेंगे कि ये जस्टिस है। और इसको उन्होंने फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का नाम दिया इस जस्टिस का, कि जो जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, अपनी इंस्टिंक्ट्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी में अपना रोल प्ले करेंगे तो ये क्या होगा, जस्टिस। अब वो इंस्टिंक्ट्स क्या हैं, अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंस्टिंक्ट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग लोग रोल प्ले करेंगे तो ही जस्टिस होगा। ही वॉज स्पेसिफिकली अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब अपनी बुक रिपब्लिक में प्लेटो ने जो मेथड यूज किया वो था डायलैक्टिक मेथड। अब अगर हम सिंपल वर्ड्स में हम ये देखें कि डायलैक्टिक मेथड क्या है, तो सेक्रेटरीज ने जो मेथड यूज किया हमेशा अपनी फिलॉसफीज में वो था डायलॉग का मेथड। डायलॉग मेथड को ही डायलैक्टिक मेथड कहते हैं। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में भी जस्टिस को डिफाइन करने के लिए यही मेथड यूज किया, डायलैक्टिक का मेथड, जिसमें उन्होंने 4 कैरेक्टर्स जो हैं, 4 कैरेक्टर्स यूज किए। और प्लेटो ने जो कुछ खुद लिखा अपनी उस बुक में वो सेक्रेटरीज बनकर लिखा। अब उनके जो 4 कैरेक्टर हैं, अगर हम रिपब्लिक बुक का उसको कंप्लीटली एनालाइज करेंगे तो उसमें हम उन कैरेक्टर्स ने जो जो कुछ कहा उसको डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो मकसद है वो थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है, तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो इन सिंपल ही वॉज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, और उसने कहा कि डेमोक्रेसी नहीं बल्कि एक आइडियल स्टेट होनी चाहिए, और आइडियल स्टेट की फाउंडेशन क्या होगी, जस्टिस होगा। और जस्टिस कब होगा, जब तमाम लोग सोसाइटी में वो रोल प्ले करेंगे जो उनकी इंस्टिंक्ट्स के अकॉर्डिंग है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इंस्टिंक्ट्स क्या हैं। प्लेटो ने कहा कि देयर आर 3 बेसिक फोर्सेस दैट मोटिवेट मैन। मतलब इंसान के अंदर 3 तरह की इंस्टिंक्ट्स होती हैं, बेसिक तीनों होगी मौजूद। कोई भी इंसान है उसके अंदर ये तीनों इंस्टिंक्ट्स होंगी, डिजायर और एपेटाइट, स्पिरिट और करेज, विजडम और रीजन। मतलब ये इंस्टिंक्ट्स तमाम लोगों में मौजूद हैं। ईच इज प्रेजेंट इन एवरी मैन इन वेरिंग अमाउंट्स, लेकिन उनकी क्वांटिटी चेंज है। मतलब किसी में वो प्रीडोमिनेंट है कोई एक, और किसी में वही दूसरी चीज जो है वो सबऑर्डिनेट है। मतलब जिन लोगों में डिजायर और एपेटाइट ज्यादा होगी, ये इंस्टिंक्ट, उनके अंदर स्पिरिट, करेज, विजडम और रीजन कम होगा देन डिजायर और एपेटाइट। जिन लोगों में विजडम और रीजन ज्यादा होगा उनमें ये चीज कम होगी। तो उन्होंने कहा कि है ये तमाम लोगों में, ये तीनों इंस्टिंक्ट्स तमाम लोगों में मौजूद है, लेकिन किसी में कोई ज्यादा है और किसी में कोई कम है, राइट। तो उन्होंने कहा कि सोसाइटी को डिवाइड किया जाना चाहिए इनटू 3 क्लासेस अकॉर्डिंग टू रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच इंस्टिंक्ट। कि इन इंस्टिंक्ट्स की बेस पर ये जो 3 चीजें हैं, ये 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी बेस पर सोसाइटी को हम कितनी क्लासेस में डिवाइड करेंगे, 3 क्लासेस में। अब वो कौन सी 3 क्लासेस थी, उन्होंने कहा कि 3 तरह के लोग होंगे। वो जिनमें डिजायर और एपेटाइट ज्यादा होगा वो लोग क्या होंगे, आर्टिजन्स होंगे, वर्किंग क्लास होगी किसी भी स्टेट की, ठीक है, या किसी सोसाइटी की। स्पिरिट और करेज जिनमें ज्यादा होगा वो मिलिट्री या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होगी। जिनमें विजडम और रीजनिंग ज्यादा होगी, लॉजिकली जो लोग सोचेंगे, थिंकिंग जिनकी ज्यादा होगी, फिलॉसफी जिनकी ज्यादा होगी, वो कौन सी क्लास होगी, रूलिंग क्लास। ये क्लासेस में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू इंस्टिंक्ट। दीज वर क्लासेस एंड दीज वर इंस्टिंक्ट्स। इनके अकॉर्डिंग प्लेटो ने डिवाइड किया तमाम सोसाइटी को इन 3 पार्ट्स, इन 3 क्लासेस। और उन्होंने कहा ये 3 लोग मिलकर, ये 3 क्लासेस मिलकर क्या बनाती हैं, स्टेट। और स्टेट को यही 3 क्लासेस रन करती हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो जो इंस्टिंक्ट सबसे ज्यादा होती है ह्यूमन बींग्स में, ज्यादा लोगों में जो इंस्टिंक्ट होगी वो होगी फर्स्ट, डिजायर और एपेटाइट की इंस्टिंक्ट, और वो लार्जेस्ट क्लास होगी। मतलब बहुत ज्यादा लोग होंगे वो लोग जिनमें एपेटाइट, डिजायर की इंस्टिंक्ट ज्यादा है। द लोएस्ट ऑफ द 3 क्लासेस दैट कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट इज द आर्टिजन क्लास। अब इन तीनों क्लासेस में से जो सबसे लोएस्ट लेवल होगा वो उस क्लास का होगा जिनकी तादाद ज्यादा है, उनको क्या कहा जाएगा, आर्टिजन क्लास। और ये आर्टिजन क्लास जो है इसका फंक्शन क्या होगा, इज टू सप्लाई द कम्युनिटी विद द मटेरियल नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। यानी ये वर्किंग क्लास होगी, ये वो तमाम चीजें प्रोड्यूस करेगी, उन सब चीजों को सप्लाई करेगी किन लोगों को, जो नेक्स्ट 2 क्लासेस हैं उनके लोगों को। और उसने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन को मस्ट बी अप्लाई टू प्रिवेंट आर्टिजन्स फ्रॉम एक्टिंग इनटू एनी अदर फील्ड।
जैसे पीछे ही हमने कहा जस्टिस या फिर उन्होंने फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की जो बात की कि जिसका जो फंक्शन है बस वो वही परफॉर्म करेगा, कोई दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा। जो फंक्शन आर्टिजन का है तो आर्टिजन किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रूलिंग क्लास या फिर मिलिट्री क्लास के फंक्शंस में। सही, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो ये इन्होंने हर क्लास के लिए एप्लीकेबल किया कि मिलिट्री क्लास, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीटली किसी भी तरह से आर्टिजन क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और मिलिट्री और रूलिंग क्लास किसी भी तरह से आर्टिजन्स को इफेक्ट नहीं करेगी, और आर्टिजन्स उन दोनों को इफेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। वो वोटिंग के खिलाफ थे कि आर्टिजन क्लास, आम आवाम जो स्टेट बना रही है वो वोटिंग नहीं कर सकती, वो किसी भी तरह रूलर्स को अपने लिए सिलेक्ट नहीं कर सकती। प्लेटो को ये चीज़ बिल्कुल नॉनसेंस लगती थी कि किसी भी तरह से वोटिंग के थ्रू जो आर्टिजन क्लास है, आम आवाम है, जिनको कोई जिनके अंदर सिर्फ डिजायर और एपेटाइट है ओनली, कोई विजडम नहीं है, कोई रीजन नहीं है, वो किस तरह से रूलिंग क्लास को सिलेक्ट कर सकती हैं। ये प्रॉब्लम था प्लेटो को डेमोक्रेसी से। तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट आर्टिजन्स फ्रॉम एक्टिंग इन एनी अदर फील्ड, के वो दूसरी दोनों फील्ड्स में कंप्लीट कोई भी उनकी एक्टिंग नहीं, कोई भी काम नहीं होगा उनका। सेकंड वाज स्पिरिट और करेज, जो लोग थे सेकंड नंबर पर, और वो कम तादाद में थे देन डिजायर और एपिटाइट जिनके अंदर डोमिनेंट था। सिंस पीपल एंड लैंड मस्ट बी डिफेंडेड। अब देखिए, अब लोग हैं स्टेट में, आर्टिजन्स हैं, आर्टिजन्स का काम जस्ट कम्युनिटी को मटेरियल सप्लाई करना है, उनको डिफेंड करने का काम उससे नेक्स्ट लेवल के लोगों का होगा, बिकॉज आर्टिजन्स उनको सब कुछ सप्लाई करेंगे और मिलिट्री का काम जस्ट गार्डियन करना होगा उस क्लास को। स्टेट मस्ट एस्टैब्लिश अ मिलिट्री गार्डियन क्लास whom has instinct of courage और स्पिरिट, जिनके पास कौन सी इंस्टिंक्ट होगी? सेकंड इंस्टिंक्ट स्पिरिट और करेज की, ये क्वालिटी उनके अंदर डोमिनेट होगी, और इनकी सर्विस को भी स्पेशलाइज्ड किया जाएगा, मतलब इन पर भी प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन अप्लाई होगा कि ये दूसरी दोनों क्लासेस के किसी भी वर्क को अफेक्ट नहीं करेंगे। मिलिट्री किसी भी तरह से रूलिंग क्लास को अफेक्ट नहीं करेगी, और आर्टिजन्स के भी काम को अफेक्ट नहीं करेगी, उनमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगी। उसके बाद लास्ट वन वाज स्मॉलेस्ट क्लास, विजडम और रीजन। प्लेटो ने कहा ये लोग सबसे कम होंगे जिनके अंदर विजडम और रीजन डोमिनेट करेगा। मीन्स इंस्टिंक्ट तीनों ही है हर इंसान में, ये तमाम लोगों में, लेकिन इनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसने बात की थी कि इसमें डिजायर, जिनके अंदर विजडम और रीजन की जो है वो इंस्टिंक्ट डोमिनेट करेगी, वो लोग सबसे कम होंगे, ये स्मॉलेस्ट क्लास होगी। और ये तीनों क्लासेस मिलकर क्या बनाएंगी? स्टेट या फिर सोसाइटी, आप जो भी कह लें, सही, स्टेट या फिर क्या है, सोसाइटी, ये तीनों जो हैं क्लासेस मिलकर बनाएंगी। ये लार्जेस्ट क्लास होगी, ये फ्यू होंगे, और ये स्मॉलेस्ट क्लास होगी जो विजडम और रीजनिंग होगी। तो लार्जेस्ट क्लास का काम कम्युनिटी को सप्लाई करना होगा, फ्यू जो हैं स्पिरिट और करेज वाले लोग, उनका काम उनको प्रोटेक्ट करना होगा, और जो स्मॉलेस्ट क्लास होगी वो रूल करेगी, रूलिंग क्लास होगी एक सोसाइटी की, एक स्टेट की। रूलिंग क्लास ऑफ स्टेट विल बी एंडोर्ड विद रीजन, हैव ग्रेट कैपेसिटी टू थिंक फिलोसफिकली, और वो ऐसे लोग होंगे जो फिलोसफिकली थिंक करेंगे। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग आर्टिजन्स के पास ये राइट नहीं है कि वो रूलिंग क्लास को अपने लिए सेलेक्ट करें, बल्कि ये सोसाइटी में एक सिस्टम होना चाहिए। इसके लिए भी उन्होंने आगे एक सिस्टम दिया, दीज क्वालिटीज व्हेन प्लेस्ड इन आइडियल एनवायरनमेंट ऑफ रिपब्लिक, स्टेट विल बी फ्लॉरिश एंड स्टेट विल बी आइडियल। तो प्लेटो ने कहा कि जब ये क्लास डिवीजन होगा, जस्टिस होगा एक सोसाइटी के अंदर, तो सोसाइटी क्या होगी? आइडियल होगी। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जस्टिस इज प्रोडक्ट ऑफ क्लास डिवीजन, के पहले क्लास को डिवाइड करो, देन स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन करो। तो इस तरह की स्टेट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्टेट होगी, जिसमें वो लोग स्टेट के अफेयर्स को कंट्रोल करेंगे जिन्हें कुछ इल्म भी होगा, एजुकेटेड लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, जिनके अंदर रीजनिंग होगी। वो लोग जब स्टेट को कंट्रोल करेंगे तो स्टेट आइडियल होगी। ये जस्ट प्लेटो की थ्योरी थी, दिस वाज नॉट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ये प्लेटो की थिंकिंग थी, उनकी फिलॉसफी थी कि ऐसे स्टेट आइडियल हो सकती है। प्लेटो ने कहा कि आइडियल स्टेट होनी चाहिए। अब उन्होंने बताया कि आइडियल स्टेट की फाउंडेशन क्या होती है? जस्टिस। फिर उन्होंने बताया कि जस्टिस कैसे होगा? जब हमें इंस्टिंक्ट्स जो है, इंस्टिंक्ट्स के अकॉर्डिंग हम फंक्शनल स्पेशलाइजेशन करेंगे लोगों की। अब क्वेश्चन ये था कि हाउ वुड वी नो हु पोजेस विच इंस्टिंक्ट?
क्वेश्चन ये था कि किन लोगों के पास कौन सी इंस्टिंक्ट होगी, ये कैसे पता चलेगा। तो यही पता चलाने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्लेटो ने एक सिस्टम प्रपोज किया, जो उसका क्या है, एजुकेशन सिस्टम है। अब इंस्टिंक्ट का पता चलाने के लिए कि किस इंसान में कौन सी इंस्टिंक्ट है, हम किस तरह से कैटेगराइज करेंगे, हम किस तरह से क्लासेस को डिवाइड करेंगे कि कौन से लोग आर्टिजन्स होंगे, कौन लोग मिलिट्री मैन होंगे और कौन सी रूलिंग क्लास होगी, स्टेट की इतनी सारी पॉपुलेशन में से कैसे पता चलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्लेटो ने प्रपोज किया अपना एजुकेशन सिस्टम। अब उनका एजुकेशन सिस्टम, इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आज भी हैं जिनको हम नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह से प्लेटो की जो एजुकेशन सिस्टम जो उन्होंने प्रपोज किया, जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट टाइम ये कंपल्सरी किया कि वेमेन को भी जो है वो एजुकेशन देनी चाहिए वेस्टर्न फिलॉसफी में। तो उस चीज़ का कैसे अभी तक इम्पैक्ट है उसको हम अपने नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एजुकेशन की कंप्लीट जो है वो थियरी में। प्लेटो अटैक्स द एथेनियन एजुकेशन सिस्टम। देखिए, पहले कोई भी, आपको कहा, कोई भी थ्योरी या कोई भी न्यू जब भी व्यू पॉइंट देगा कोई भी फिलोसोफर, तो वो पहले उसका कंटेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। अब एजुकेशन सिस्टम तो दिया प्लेटो ने अपना, लेकिन उस टाइम पे एथेंस में क्या था। प्लेटो अटैक्स द एथेनियन एजुकेशन सिस्टम। वहां पर एजुकेशन तो कंपल्सरी थी एथेंस में, लेकिन सारा का सारा प्राइवेटली एडमिनिस्ट्रेट थी एजुकेशन, मतलब गवर्नमेंट के अंडर नहीं थी, प्राइवेट एजुकेशन थी। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, वेलफेयर ऑफ द स्टेट डिपेंड्स अपॉन एजुकेशनल ट्रेनिंग ऑफ सिटीजन। कि सिर्फ एजुकेशन गेन नहीं करनी, कोई ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो वो प्रैक्टिकल पे ही डिपेंड करेगी सिटीजन्स की काबिलियत। सो स्टेट शुड कंट्रोल एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्राइवेटली एडमिनिस्ट्रेड एजुकेशन इज नथिंग। सो कहा कि स्टेट को खुद कंट्रोल करना चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम को। उस टाइम पे क्या था कि एथेंस में जस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ही थी लोगों के लिए, जस्ट वॉज एन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो दिस वॉज नॉट सफिशिएंट, कि एलिमेंट्री एजुकेशन जस्ट सफिशिएंट नहीं है लोगों के लिए, कुछ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। रूट ऑफ एथेनियन प्रॉब्लम्स, उनके अकॉर्डिंग एथेनियन की प्रॉब्लम्स का रूट ही यही था कि एजुकेशन उनकी इनएफिशिएंट थी, विच रिजल्टेड इन गवर्नमेंट बाय इनकम्पिटेंट्स। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट में जितने भी लोग बैठे हैं, जो रूलिंग क्लास है, वो सारी की सारी क्या है, इनकम्पिटेंट। पेड अटेंशन टू द एजुकेशन ऑफ वेमेन इफ नॉट लॉस ऑफ पोटेंशियल। उन्होंने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि स्टेट की पोटेंशियल लॉस ना हो, तो आपको किसकी तरफ अटेंशन देनी होगी, वेमेन की तरफ। बिकॉज उस टाइम पे एथेंस में वेमेन की एजुकेशन पर कोई भी अटेंशन नहीं दी जाती थी, जस्ट मैन के लिए एजुकेशन थी, वेमेन्स के लिए एजुकेशन नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि एक आइडियल स्टेट का पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया। उस आइडियल स्टेट की फाउंडेशन किस पर होगी, उन्होंने कहा जस्टिस पर। और जस्टिस के लिए उन्होंने कहा कि क्या होगा, इंस्टिंक्ट्स होनी चाहिए कि हम क्लास स्पेशलाइजेशन करेंगे, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन करेंगे और इंस्टिंक्ट इन बेसिस पर लोगों को डिवाइड करेंगे। फिर ये देखा गया कि ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से लोगों में कौन से इंस्टिंक्ट है। तो उसके लिए प्लेटो ने एक अपना एजुकेशन सिस्टम प्रपोज करवाया। उस एजुकेशन सिस्टम को हम कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट जितनी भी थ्योरीज हमारी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उसको अपनी सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। इफ़ यू नीड नोट्स, डू मेंशन इन रेलेवेंट वीडियोस कमेंट सेक्शन। वी विल प्रोवाइड यू विद PDF notes. If you have any query, do mention in comment section. Thank you very much.